नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे आरएलजी अध्यक्ष जयंत चौधरी। कल शाम 6 बजे सीएम योगी से मुलाकात करेंगे जयंत चौधरी। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर ये चर्चा कर सकते हैं। आरएलजी 10 में से 3 सीटों की डिमांड कर रही है। तो सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता दें कि जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उन 10 सीटों में से 3 सीटों की आरएलजी डिमांड कर रही है। इस दौरान चर्चाओं के बाजार पूरी तरह से गर्म है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आरएलजी अध्यक्ष जयंत चौधरी मुलाकात करेंगे। कल शाम 6 बजे सीएम योगी से मिलेंगे जयंत चौधरी। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर दोनों के बीच बातचीत हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, एक तरफ जिन 10 सीटों पर उपचुनाव है, उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी नई तैयारी कर रही है, रणनीति बना रही है। वहीं दूसरी तरफ चर्चाओं के बाजार गर्म है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कल आरएलजी अध्यक्ष जयंत चौधरी मुलाकात करने वाले हैं। क्या जानकारी? जी बिल्कुल लिया, अगर बात करें यूपी के 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव की, तो यह काफी अहम है, क्योंकि इसी चुनाव से कहीं न कहीं 2027 की तस्वीर भी साफ होगी। क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका मिला और इंडिया गठबंधन को बड़ी बढ़त मिली, और अब जिस तरह से उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर, इसको लेकर काफी मंथन भी चल रहा है, चाहे बीजेपी में हो या फिर इंडिया गठबंधन में। और इन सब के बीच एक अहम खबर यह है कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी आज लखनऊ पहुंचेंगे और वह अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे। मीटिंग के बाद शाम को सीएम योगी आदित्यनाथ से उपचुनाव को लेकर मंथन करेंगे और शेयरिंग पर दोनों के बीच चर्चा होगी। और सूत्रों का यह दावा है कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने 3 सीटों की डिमांड कर रखी है और इसी डिमांड को पूरा करने के लिए आज यह मुलाकात है। और जिस तरह से जयंत चौधरी लोकसभा चुनाव के बाद मंत्री बने और मंत्री बनने के बाद उनका लखनऊ लखनऊ का पहला दौरा है, और आज इस दौरे के तहत जो है जयंत चौधरी की पहली प्राथमिकता है कि वह कार्यकर्ताओं से राजकुमारी करें, उनके साथ मीटिंग करें। और उसके बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी। और यह मुलाकात काफी अहम भी मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से अब आरएलडी कहीं न कहीं बीजेपी पर शेयरिंग को लेकर दबाव भी बनाना चाह रही है, और वह 10 में से 3 सीटों डिमांड कर रखी है। और बात करें अगर निषाद पार्टी की और सुभाष की, तो यह दोनों घटक दल भी सरकार में के साथ खड़े हैं, इन्होंने भी डिमांड। मोहम्मद आसिफ, लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी का निराशाजनक प्रदर्शन और अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब देने का यही एक मौका भारतीय जनता पार्टी के पास है, जब 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि कुछ भी भूल चूक की वजह से ये 10 सीटें बीजेपी के पाले से जाएं। ऐसे में इन 10 सीटों पर बीजेपी को की क्या कुछ रणनीति? क्योंकि अगर पहले से बात करें तो इन 10 में से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, 5 पर एनडीए का। अब ऐसे में क्या कुछ रणनीति बनाने की तैयारी? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें 10 सीटों की, तो 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, 3 बीजेपी और 2 उनके सहयोगी दलों की। और बात करें आरएलडी की, तो आरएलडी की भी मीरापुर सीट खाली हो गई। यहाँ से आरएलडी के विधायक व सांसद बन चुके हैं, और साथ ही साथ अलीगढ़ की खैर सीट जो कहीं न कहीं आरएलडी के प्रभाव में है, और आरएलडी प्रमुख को यह भरोसा है कि इन 2 सीटों पर अगर चुनाव लड़ते हैं तो कहीं न कहीं जीत मिलेगी। लेकिन जिस तरह से सीटों का पेच फंसा हुआ है, चाहे बीजेपी में हो या फिर इंडिया गठबंधन में हो। इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ने भी कई सीटों की डिमांड कर रखी है। अभी सीट शेयरिंग के लेकर सहमति नहीं बनी है, बातचीत का दौर जारी है। और ठीक इसी तर्ज पर बीजेपी में भी सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरह से अब आरएलडी प्रमुख
यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। अब कितनी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं या फिर बीजेपी अपने 10 सीटों पर खुद प्रत्याशी उतारेगी, अभी सस्पेंस बरकरार है। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले एक बीजेपी के नेता ने साफ तौर पर इशारा किया था कि बीजेपी 10 सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। ऐसे में आरएलडी प्रमुख की यह मुलाकात कहीं न कहीं जो है अब काफी अहम हो गई है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या वाकई में आरएलडी को 3 सीटें मिलती है या नहीं। फिलहाल जिस तरह से इस चुनाव को लेकर लगातार मंथन चल रहा है राजनीतिक दलों में और इन सभी सीटों पर एक दूसरे दल जो है पूरी तरह से कब्जा करना चाहते हैं। सभी की निगाहें उपचुनाव को लेकर जिस तरह से सीट शेयरिंग पर बात बनती है या नहीं उसी पर, साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी के बीच मुलाकात काफी खास और अहम और कई पत्ते इस दौरान खोलेगी। मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं प्यार को कोई सरहद रोक नहीं सकती, ना ही उसे किसी बंधन में बांधा जा सकता है। ऐसा ही मामला सामने आया है राजस्थान के चूरू से, जहां पाकिस्तान के लाहौर की रहने वाली महविश ने सारे बंधन तोड़कर चूरू जिले के गांव पिथिसर में 2 बच्चों के पिता रहमान से निकाह कर लिया। इस्लामाबाद की रहने वाली महविश ने प्यार के लिए अपने 2 बच्चों को छोड़ दिया। महविश को उसके ससुराल वाले बाघा बॉर्डर से लेकर पहले रतननगर थाने पहुंचे, जहां पाकिस्तानी दुल्हन से पूछताछ कर दस्तावेजों की जांच की गई। महविश ने बताया कि जब वो अकेले जिंदगी बिता रही थी उस वक्त उसकी ईमो पर उसकी पहचान रहमान से हुई। दोनों मोबाइल पर बातें करने लगे और इनका प्यार परवान चढ़ने लगा। महविश ने अपने बहन और अपने बहनोई से बातचीत कर रहमान को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। प्रपोज करने के 3 दिन बाद साल 2022 में महविश ने रहमान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शादी कर ली। महविश ने बताया कि वो इस्लामाबाद से 25 जुलाई की शाम 7 बजे अपने परिवार के साथ रवाना हुई थी। परिवार के लोग उसे बाघा बॉर्डर पर अकेले छोड़कर चले गए, जहां पाकिस्तान सेना और भारतीय सेना ने उसके दस्तावेजों की जांच पड़ताल की। महविश 45 दिनों के टूरिस्ट वीजा पर भारत आई है। मुलाकात हुई थी 2022 में, हमने शादी की है। तो 2023 में मैं उम्रे पे गई थी सऊदीया में, फिर उधर जाके मौलवी ने निकाह पढ़ाया था हमारा। अब इंडिया आई हो तो क्या कहोगी? इंडिया में अपने ससुराल वालों के पास आई। अच्छा, आपके जो बच्चे हैं वो कहाँ हैं? वो अपने पुप्पो के पास है। कितने बच्चे हैं? 2 बेटे हैं मेरे। आपकी क्या उम्र है और पूरा नाम क्या है? मेरे एज 1991 12 तारीख 6वां महीना। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता कुलदीप सैनी का। कुलदीप, ग्रेटर नोएडा में सीमा हैदर का भी ऐसा ही कुछ मामला सामने आया था, जहां सीमा हैदर पाकिस्तान से सीधा भारत आ गई थी। अब एक और मामला राजस्थान से भी ऐसा ही सामने आया, क्या कुछ जानकारी इस मामले को लेकर? देखिए, राजस्थान से दूसरा मामला है जहां पाकिस्तान से कोई महिला प्रेम प्रसंग में पड़कर और भारत चली आई है। पहला मामला अलवर में था और अब ये दूसरा मामला जहां हम देख रहे हैं कि पूरा मामला चूरू का है। और 45 दिन के टूरिस्ट वीजा पर जब ये भारत आई तब पूरा मामला खुलासे में आया, क्योंकि जब वो घर पर अचानक पहुंची तो क्योंकि इन दोनों का पहले ही निकाह ऑनलाइन हो गया था। ऑनलाइन निकाह होने के बाद दोनों ने मक्का में जाकर शादी की और शादी रचाने के बाद जब जो रहमान है उसने अपने घर का पता और घर की हर परिस्थिति के बारे में महिला को बता दिया। उसके बाद महिला टूरिस्ट वीजा पर भारत आती है। भारत से सीधा चूरू जिले में चली जाती है, जहां पर वो रहमान रहता है। वहां पर क्योंकि रहमान की पहले ही एक शादी हो चुकी है और दूसरी शादी ये बताई जा रही है। और हालांकि इस महिला के 2 बच्चे हैं जो भी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में उनके मामा के घर रुके हुए हैं। अभी पाकिस्तान से उनके पति या फिर किसी भी अधिकारी या प्रशासनिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया फिलहाल इस मामले को लेकर नहीं आई है, लेकिन पुलिस एक और जांच कर रही है और
जो महिला है उसकी 24 घंटे निगरानी की जा रही है। वो कहाँ पर रह रही है, कहाँ जा रही है, किनसे, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जहाँ प्रेम प्रसंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं, क्या ये जासूसी का एक वजह हो सकती है जहाँ पर भारत आकर महिलाएं इस तरह का काम जिस तरह से कुलदीप आपने बताया, अलवर में भी पहले ऐसा ही एक मामला सामने आया था, अब चूरू में ऐसा ही मामला, क्या वजह मानी जाए? क्या पुलिस को किसी तरह का इनपुट इस दौरान मिला है? देखिए, फिलहाल जिस पुराने जैसे सीमा हैदर वाला मामला रहा और अलवर वाला मामला रहा, उसके बाद अब ये तीसरा मामला हम देख रहे हैं कि भारतीय मीडिया में जब छाया हुआ है, तो ये माना जा सकता है कि अभी फिलहाल पुलिस ये कह रही है कि सोशल मीडिया एक बड़ा लोगों को जोड़ने का माध्यम बन गया है, जहां ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन चैट्स और किसी तरह के इंस्टाग्राम, फेसबुक के जो एप्लीकेशंस है, जहां पर लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और उसके बाद जो प्रेम प्रसंग में पड़कर शादी और निकाह तक बातें पहुंच जाती है। तो अब मुझे इस बात को लेकर जब हमने भी बात की वहां पर अधिकारियों से, तो साफ तौर पर यही कहना था कि आखिरकार इन लोगों का कैसे माइंड सेट होता है और किस तरह की ये बातें करते हैं जिनसे ये अपने देश को छोड़कर दूसरे देश रहने के हिसाब से चले आते हैं, जो कि इनके पीछे पूरा भला भला पूरा परिवार है। जहां हमने देखा सीमा हैदर के पीछे वजह थी कि उसका पति उसके साथ उत्पीड़न करता था, लेकिन यहाँ इस महिला ने कोई अपने पति के खिलाफ कोई किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगाया। वो अपनी खुद मनमर्जी से आई है, 2 बच्चे छोड़कर पाकिस्तान से इंडिया चली आई है। फिलहाल अभी टूरिस्ट वीजा पर है। अभी रहमान का भी ये कहना है कि भारतीय सरकार से गुहार लगाएंगे कि इस शादी को एक्सेप्ट करे और भारतीय नागरिकता देने की ये कोशिश की जाए, लेकिन फिलहाल अधिकारी इस पर जांच कर रहे हैं कि आखिरकार ये इस्लामाबाद से क्या ये प्रेम प्रसंग में आई है या कोई और इसके पीछे जासूस की वजह हो सकती है। कहीं कुछ और मकसद तो नहीं है, इसकी जांच लगातार जारी है। हालांकि कुलदीप, जैसा आपने बताया कि टूरिस्ट वीजा पर ये महिला भारत आई है, क्या सभी दस्तावेज इसके सही पाए गए हैं? जी, इसका वीजा जब देखा गया, जो क्योंकि सबसे पहले इम्पोर्टेंट पासपोर्ट और वीजा का रहता है, तो जब रतनगढ़ और चूरू के पुलिस ने इसको देखा और जांच की, तो जांच के आधार पर सही पाई गई थी और जो इसमें मुकम्मल जो एड्रेस और अपना नाम प्रूफ और बताया गया वो उसमें मैच करता हुआ था। और रहमान से भी इसकी पुष्टि की गई, जो ऑनलाइन चैट्स उसने दिखाई और मक्का में जो शादियां रचाई उसकी दस्तावेज फोटो भी दिखाई। ऑनलाइन शादी जो अदालत के माध्यम से की थी उसकी भी एक सॉफ्ट कॉपी इन्होंने दिखाई है। तो फिलहाल उस आंकड़ों के आधार पर जो नाम इसने बताया है, क्योंकि ये बुर्खा पहनकर आई थी और हिजाब डाला हुआ था, तो पुलिस ने पहले ही जैसे ही इसने चूरू में एंटर किया तो पुलिस के सामने जब उनको पेश किया गया तो पुलिस ने उनका हिजाब उतरवाकर उसकी शिनाख्त की करवाई और ये रहमान को वहां बुलाकर ये पूछा गया कि जिन महिला से बातचीत हो रही थी, जिन महिला से मुलाकात हुई है, क्या वही महिला है। तब रहमान की पुष्टि के बाद उसको घर पर रहने की अनुमति दी गई। ठीक है कुलदीप, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं लखनऊ में मूसलाधार बारिश से हाल बेहाल है। विधानसभा परिसर में पानी घुस आया है, नगर निगम मुख्यालय में भी पानी भर गया है। किसी तरह दफ्तर से अधिकारी और कर्मचारी निकले, नाली नालों से लेकर सड़कें तक पानी से चौक हो गई हैं। तो झमाझम बारिश के बीच लखनऊ में मूसलाधार बारिश से हाल बेहाल है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें विधानसभा परिसर की है कि किस तरह से लबालब जो लखनऊ की सड़कें हैं, ये राजधानी है उत्तर प्रदेश की। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ये हाल है तो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर प्रशासन नींद से कब जगेगा और जो तैयारियां करनी चाहिए थी आखिर वो तैयारियां क्यों नहीं हुई। सीधा रुख कर लेते हैं सीधा संवाददाता कृष्णा मिश्रा का। कृष्णा, जिस तरह से लखनऊ में मूसलाधार बारिश के बाद हाल बेहाल है, विधानसभा परिसर हो या नगर निगम मुख्यालय, सभी दफ्तर लबालब पानी से भरे हुए हैं और सिर्फ दफ्तर ही नहीं बल्कि सड़कें भी पानी से चौक हो गई हैं और ये हालात हैं राजधानी लखनऊ के। देखिए रिया, बिल्कुल जिस तरीके से जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोगों का गर्मी से बुरा हाल था, उसी बीच आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे विधानसभा सत्र के दौरान परिसर के अंदर भी पानी भर गया और परिसर में इतना पानी भर गया कि यहाँ जो कर्मचारी थे, जो सदस्य थे, उनका आना जाना रोक दिया गया है और इतनी ही बारिश की वजह से लखनऊ की जो नगर निगम की छत थी वो भी लीक हो गई। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल नगर निगम के ऊपर भी उठ रहा है कि आखिर जो पूरे प्रदेश के जो अपने नगर निगम जो लखनऊ है वहाँ की जो जिम्मेदारी लेता है और उस जिम्मेदारी का खुद की बिल्डिंग के साथ वो निर्वहन नहीं कर पा रहा है, उसकी खुद की छत आज लीक हो चुकी है। और बारिश के साथ कोई लखनऊ विधानसभा और नगर निगम पर कई सारे ऐसे मंत्री आवास हैं जहाँ पर पिछले कई सालों से लगातार जब ज्यादा बारिश होती है तो उसके बाद जलभराव देखा जाता है।
तो कहीं ना कहीं बड़ी जो है नहीं, लेकिन प्रशासन प्रशासन की व्यवस्थाओं पर तो सवाल उठेंगे कृष्णा, क्योंकि ये तस्वीरें कहीं और की नहीं बल्कि राजधानी लखनऊ की है। और अगर राजधानी की ये हालत है तो क्या माना जाए कि राज्य के बाकी हिस्सों में किस तरह से आखिर प्रशासन और प्रशासनिक तंत्र काम कर रहा है? बिल्कुल रिया, ये ऐसे प्रशासन के ऊपर सवाल भी उठता है। और सत्र के दौरान विधानसभा में इतना पानी भरा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बाहर निकलना था तो वो गेट नंबर 1 से निकले, जबकि जो है ज्यादातर मुख्यमंत्री का जो आना जाना होता था वो गेट नंबर 5 से ही होता था, लेकिन आज वो 1 नंबर गेट से वो बाहर निकले हैं। तो ऐसे में जो शासन प्रशासन है उसको अलर्ट रहना चाहिए था, लेकिन एक बड़ी कमी दिखाई पड़ी है। और पूरा विधानसभा सत्र के दौरान जिस तरीके से पूरे विधानसभा में पानी भरा है, गेट नंबर 6 से 7, गेट नंबर 8 पूरा लबालब पूरे तरीके से लोगों को अंदर आने जाने के लिए अपने पैंट ऊपर उठा के अंदर आने, तो जो है नगर निगम की तरफ से भी लापरवाही। नगर निगम के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि नगर निगम मुख्यालय में खुद पानी भरा हुआ है, ऐसे में अधिकारियों का क्या कुछ कहना? अभी नगर निगम के अधिकारियों की तरफ से इस पे कोई बयान ऐसा कुछ नहीं आया है रिया, क्योंकि अभी ये मामला जो है अभी तुरंत बारिश से लगभग 1 घंटे से बारिश हो रही थी, उसके बाद जो है हुआ है कि पूरे विधानसभा और नगर निगम में पानी भरा, नगर निगम की खुद की छत लीक हो गई है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से नगर निगम पूरे लखनऊ के रखरखाव की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है और जब स्वयं उसके जो है ऑफिस की छत लीक हो जाती है बारिश होने की वजह से, तो आखिर वो प्रदेश में और जो है लखनऊ के और लोगों को सुरक्षित कैसे कर सकता है? कई बार ऐसा देखा जा रहा है जहाँ पर सीवर लाइन की समस्याएं रहती हैं, सीवर खुले रहते हैं, पानी की वजह से जो है बारिश होती है तो लगातार रोडों पे पानी देखने को मिलता है। इसमें कहीं ना कहीं नगर निगम की लापरवाही है। अब देखने वाली बात क्या होती है कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। विधानसभा सत्र की शुरुआत में भी हमने देखा था किस तरह से विपक्ष ने बाढ़ का भी मुद्दा उठाया था, वाटर लॉगिंग का मुद्दा उठाया था। अभी क्योंकि 2 और दिन बचे हैं विधानसभा सत्र के, क्या माना जाए, क्या विपक्ष इस मसले को लेकर उठा सकता है एक बार फिर से और हंगामा भी करता हुआ नजर आ सकता है? जो विपक्ष है वो लगातार जो है पानी को लेकर, बाढ़ को लेकर, इन सब चीजों को लेकर सदन में इसकी आवाज उठाता रहा है। और आज जो हालात हुई है विधानसभा की, उसके बाद विपक्ष एक बार फिर जो है उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमला करने की कोशिश करेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार उसको किस तरीके से जवाब देती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, जो नगर निगम है, उसकी एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। हाल ही में अभी जो है पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश भी दिया था जो है कि तमाम ऐसी जो बिल्डिंगें हैं जो बेसमेंट में चल रही हैं उसको लेकर लगातार जो है लगभग 147 बिल्डिंग भी लखनऊ में चिन्हित की गई थी। लगभग कई ऐसी बिल्डिंगें हैं जिसमें जब बारिश होती है तो उसमें पानी भर जाता है। और मुख्यमंत्री आवास के बगल में जो है राज्यपाल कॉलोनी के पीछे जो मंत्री आवास है उसमें भी लगातार जल भराव की समस्या बनी रहती है। तो देखने वाली बात होगी कि अब जो नगर निगम है उसको इन चीजों को कितना संज्ञान में लेता है। लेकिन अब सत्ता पक्ष के ऊपर विपक्ष जो है एक बार जरूर जो है बाढ़ की समस्याओं को लेकर, पानी की समस्याओं को लेकर आने वाले 2 दिनों में जो सत्र के अभी बाकी दिन बिल्कुल, यानी जल भराव की समस्या को लेकर विपक्ष अब और ज्यादा पुरजोर तरीके से समस्या को लेकर योगी सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्या कुछ जवाब या क्या कुछ रुख इसके बाद रहता है, उस पर सभी की निगाहें। कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो वही सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि ये जाति का सवाल नया नहीं है, जाति का सवाल बहुत पुराना है। जाति का सवाल जिसे जानना है उसे अंबेडकर की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जरूर पढ़नी चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जाति का सवाल कोई नया नहीं है, जाति का सवाल बहुत पुराना है। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं। आप हमारे वो साथी हैं जो हर एक पे नजर रखते हैं। और एक समय ऐसा आया था उत्तर प्रदेश के सदन में जहां शूद्र को लेकर के बहुत सी चर्चा शुरू हो गई थी। और मुझे याद है कि मैं जब मंदिर के दर्शन करने गया तो कुछ ऐसी ताकतें हैं समाज में, वो नहीं चाहते थे कि मैं हवन पूजन करूं। मैं आपसे कहूंगा साथियों कि वो जानने की कोशिश आप करना कि वो कौन सी ताकतें हैं समाज की जो किसी को पूजा पाठ के लिए, हवन के लिए उस समय रोक रही थी। जिस दिन मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था, मुझे कोई आज समझा दे, कोई जागरूक समझदार इंसान मुझे समझा दे कि किसी मुख्यमंत्री के घर को गंगा जल से कैसे साफ किया जा सकता है। मैंने लोकसभा के चुनाव में मैनपुरी में देखा कि बहुत सारे लोगों ने
प्रतिमा को धोया था, अगर ये सब बातें मैं भूल जाऊं एक बार को, लेकिन उसके बाद मैं कन्नौज में उस मंदिर में गया था जिस मंदिर में जाकर के पहली बार मैं चुनाव जीता था, और मेरे वहां आने के बाद मंदिर धोया गया था। चंद्रमा में जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो, डिजिटल इंडिया की बात हो रही हो, विश्व गुरु, अमृतकाल, विकसित भारत, और आप गंगा जल से धोएंगे मंदिर को। सवाल अगर ये हट जाए एक बार को, और जो सदन का सवाल है, क्या बीजेपी, कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी भी व्यक्ति की जात पूछ सकती है? हम और आप लोग कभी व्यवहारिक मजाक करते हैं तो उसमें चलो एक बार को कोई बात मजाक में चली जाए, लेकिन सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा करके आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। जाति का सवाल जिसको जानना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की किताब एनिमिलेशन ऑफ कास्ट, एनिमिलेशन ऑफ कास्ट जरूर पढ़नी चाहिए। अगर कोई इस सदन में, और जिस विचारधारा से हम लोग जुड़े हैं, नेताजी जुड़ रहे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा को लेकर के जा रहे हैं, उन्होंने जाति तोड़ो की बात कही थी। इनके पास अगर कोई व्यवस्था हो जिससे जाति तोड़ी जा सके, बीजेपी के लोग बताएं कि जाति तोड़ो आंदोलन जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने चलाया था और समाज में एक परिवर्तन लाने की कोशिश की थी, क्या जाति तोड़ो आंदोलन का उनके पास कोई दूसरा है विकल्प? और फिर जिसको जाति को लेकर के शिकायत और दिक्कत और परेशानी हो, उसे आज ही किताब खरीद लेनी चाहिए मंडल कमीशन की, और उसकी प्रस्तावना पढ़नी चाहिए, और प्रस्तावना के साथ साथ हमारे संविधान की प्रस्तावना भी पढ़नी चाहिए, जिसमें सोशलिस्ट कंट्री की बात कही है, जिसमें गैर बराबरी खत्म करने का रास्ता दिखाया गया है, और जाति के आधार पे ही आपको आरक्षण क्यों दिया है? आरक्षण इसीलिए दिया कि हम जाति के आधार पर हम गरीब हैं, तो अगर ये मांग हो रही है कि जाति जनगणना हो तो कोई गलत नहीं है। हमारे बहुत सारे फैसले और बहुत सारी नीतियां तभी अच्छी बनेंगी जब जाति जनगणना हो जाए और समाज को ये पता लगे कौन कितनी आबादी का है, उसको उस हक और सम्मान के साथ उसको उसमें मिल जाए। और सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए पीडीए की लड़ाई से, ये पीडीए से घबराए हुए हैं, क्योंकि एनडीए को अगर किसी ने पटका है तो पीडीए ने पटका है। और जो लोग कहते थे एम बाई गठबंधन, एम बाई गठबंधन, हमारे पीडीए ने एम बाई को हराने का काम किया। इसी के साथ उस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।